हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 4। जी हाँ, तो आज हम आ गए हैं यूनिट 4 एडीआर पे। और अब आज हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिट बात करती है इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड के बारे में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में, और कुछ हम इसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन भी देखेंगे। बट इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग लाइटली लेकर जो है वो चल सकते हैं। इतने सवाल इस पे नहीं आते हैं, बट ऊपर का जो एरिया है वो हम अच्छे से कवर करेंगे। चलिए ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, रिकोर्स है, फाइनलिटी, एनफोर्समेंट है, आर्बिट्रल अवार्ड का, हाई कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स रहेंगी उसमें। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिकोर्स अवेलेबल अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। क्या रिकोर्स है आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट? बहुत अच्छे से हम जानते हैं सेक्शन 34 है, सेक्शन 37 है, बट हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या जो है, हाउ इज़ द फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एस्टैब्लिश, किस तरह से एस्टैब्लिश किया गया है। तो देखिए, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट जो है वो एक बात बताता है कि आर्बिट्रल अवार्ड्स को चैलेंज किया जा सकता है। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कि मिनिमम कोर्ट इंटरफेरेंस हो और फाइनलिटी जो है उससे डील किया जाता है। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कुछ रिकोर्स अवेलेबल हैं अवार्ड के अगेंस्ट। तो सबसे पहले जो है वो आता है सेक्शन 34, जो कि बात करता है चैलेंज करने की। देखिए, पार्टी जो है वो अप्लाई कर सकती है कोर्ट में टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकोर्स है आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट, जो कि सेक्शन 34 में दिया है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप जो है 34 के सेक्शन को यूज़ करके कोर्ट में अप्लाई करके उस अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हैं। बट ये जो रिकोर्स है, इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट डोमेस्टिक अवार्ड, और एक स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जो है इसको किया जाएगा। क्या क्या ग्राउंड्स होंगे तो वो आप देख लीजिए। व्हाट आर दी ग्राउंड्स? इनकैपेसिटी और इनवैलिड अगर एग्रीमेंट है, कोई प्रॉपर नोटिस नहीं है, अगर बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन किया गया है तब। तो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे आ जाएं, अगर जो है आर्बिट्रल प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, तब भी जो है क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये कुछ ग्राउंड्स हैं। उसके बाद जो है सेक्शन 34(2) क्लॉज बी सब क्लॉज 2 बात करता है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होगा। इसे बहुत ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू इंटरप्रेट किया गया है। अब आते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड, कि कभी भी आप अवार्ड के अगेंस्ट जो है ये रिकोर्स ले सकते हैं। नहीं, आपको एप्लीकेशन लगानी है कि अवार्ड सेटिसाइड किया जाए विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। 30 डेज एक्सटेंसिबल है, ठीक है, कोई फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इसे करना है। बेटा ये वही बात कर रहे हैं जैसे अपील का एक टाइम पीरियड होता है ना, इतने दिन में फाइल करना है, तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। तो 35 जो है वो फाइनलिटी के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है, सब्जेक्ट टू दिस पार्ट आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी फाइनल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इसे फाइनल माना जाता है, बाइंडिंग माना जाता है। तो हम कह रहे हैं फाइनलिटी अगर एक बार जो है एस्टैब्लिश हो गई, द टाइम फॉर सेटिंग अंडर 34 हैज़ एक्सपायर्ड, और अगर 34 में जो टाइम दिया हुआ है सेटिसाइड कराने का वो एक्सपायर हो चुका है, या फिर जो आपने चैलेंज किया है डिसमिस कराने के लिए, सेटिसाइड कराने के लिए, वो अगर डिसमिस हो चुका है, तो कोई अपील नहीं होगी आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट। इस बात को आप ध्यान में रखना। फिर आता है 37। आपको सुनने में तो लगेगा कि इसमें अपील फाइल की जा सकती है, पर लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में बच्चे जो है वो अपील हो सकती है। कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जब हो सकती है। अगर ग्रांट किया गया है, रिफ्यूज़ किया गया है इंटरिम मेजर, तब सेटिंग असाइड जो है वो आर्बिट्रल अवार्ड का हुआ या रिफ्यूज़ कर दिया गया तब, या फिर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम मेजर्स। तो इंटरिम मेजर्स की बात करें 9 में, 17 में, और अगर जो है कब आर्बिट्रल अवार्ड सेट असाइड किया गया तब। तो इसकी कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लीजिए कि पब्लिक पॉलिसी का स्कोप जो है वो किस तरह से बढ़ाया गया। डोमेस्टिक और फॉरेन अवार्ड्स के बीच में जो है उन्होंने बात की। पब्लिक पॉलिसी वाले पॉइंट्स पे बेटा लॉ के सेमेस्टर एग्जाम्स में तो क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, बट हाँ आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी में जो है पब्लिक पॉलिसी पे कुछ सवाल आ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट, उन्होंने फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स को जो है एक इम्पॉर्टेंस दी। तो अगर मैं आपकी रिकोर्स की बात करूँ तो आपको 35 ने बताया कि अवार्ड फाइनल होगा। 34 कह रहा है आप सेटिसाइड करा सकते हो, पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 महीने का, 30 डेज एक्सटेंड किए जा सकते हैं।
पर अगर वो टाइम पीरियड भी क्रॉस हो चुका है तो नहीं हो सकता। फिर वो आपको बता रहे हैं कि कब अपील हो सकती है, अगर इंटरिम मेजर्स 9 में 17 में जो है वो ग्रांट या रिफ्यूज़ किए गए या 34 में रिफ्यूज़ कर दिया गया सेट असाइड कराना, तब आप अपील कर सकते हो। तो दीज आर दी रिकोर्स अगेंस्ट दी आर्बिट्रल अवार्ड्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो बस इसी बात को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे और अपने आंसर को जो है वो करेंगे। राइट, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट आर दी प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रल अवार्ड। क्या प्रोसीजर है, क्या इसका स्टेटस डिक्री ऑफ कोर्ट की तरह ही है? तो बेटा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हमने पढ़ा था, सीट इंडिया में, पार्टीज इंडिया की हैं, तो बस इसी को हम डील करके चलेंगे। यही वो बात कह रहा है और बिल्कुल इसका स्टेटस डिक्री ऑफ कोर्ट की तरह ही होता है। देख लो, जो है पार्ट 1 इससे डील करता है जहाँ पे दोनों पार्टीज इंडियन है, सीट जो है वो इंडिया की ही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक पार्टी फॉरेन हो पर सीट इंडिया की ही है, तो दिस इज नोन एज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो अब आते हैं फाइनलिटी माना जाएगा। ये हम पढ़ के आ चुके हैं 35 में कि अगर किसी ट्रिब्यूनल ने जो है वो डिसीजन दिया है तो वो फाइनल माना जाएगा, बाइंडिंग माना जाएगा। एक अवार्ड फाइनलिटी कब अटेन कर लेता है? अगर कोई एप्लीकेशन नहीं लगी है 34 के अंडर सेट असाइड किया, लिमिटेशन पीरियड जो है वो चला गया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है वो 34 में रिजेक्ट कर दी गई है। फिर आते हैं 36 पे, एप्लीकेशन 34 में ऑटोमेटिकली जो है वो स्टे कर दी जाएगी अगर जो है ये, दिस इज बिफोर अमेंडमेंट। पोस्ट अमेंडमेंट जो है वो क्या हुआ? पोस्ट अमेंडमेंट हुआ दैट फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल नॉट इटसेल्फ रेंडर दैट अवार्ड अनएनफोर्सेबल। अगर आपने जो है कोई एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि मुझे सेट असाइड कराना है, तो ऑटोमेटिकली उस अवार्ड को अनएनफोर्सेबल कभी नहीं करता। लेट द डिसीजन कम, वेट फॉर दैट। तो हम इस चीज़ का करेंगे। तो कह रहे हैं कि अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल लाइक अ डिक्री ऑफ द कोर्ट अनलेस अ सेपरेट स्टे इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो हम उसको कोर्ट के डिक्री की तरह ही मानेंगे अगर कोई सेपरेट स्टे जो है वो ग्रांट नहीं किया गया है। तो स्टेप्स कैसे हैं एनफोर्समेंट के? आप 34 के पीरियड का इंतज़ार कीजिए। कोई चैलेंज अगर फाइल नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो है उसे फाइनल बाइंडिंग मानेंगे। एग्जीक्यूशन पिटीशन 21 सीपीसी की तरह ही लगेगी। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता है। कोर्ट जो है उसको एनफोर्स करने के लिए प्रोसीड करेगा एज इफ इट इज़ अ डिक्री। उधर ये वर्डिंग लिखी हुई है, डिक्री की तरह ही उसे एनफोर्स किया जाएगा। समझ में आ गई बात? जूरिसडिक्शन कैसे है कि एप्लीकेशन फॉर एनफोर्समेंट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिसडिक्शन वेयर अंडर 21E। तो वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जूरिसडिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट हैविंग जूरिसडिक्शन ओवर दी सब्जेक्ट मैटर। तो बस आप इसकी लैंडमार्क जजमेंट्स देख लीजिए। इसकी लैंडमार्क जजमेंट्स आपको क्या बता रही है कि एनफोर्समेंट ऑफ एन अवार्ड इज गवर्न्ड बाय सीपीसी। सीपीसी की तरह ही माना जाता है। वो वर्डिंग यूज़ करते हैं दैट इट इज़ लाइक एन डिक्री। ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने कि कोर्ट का देखो इंटरफेरेंस नहीं है बेटा। हमने एक सेक्शन पढ़ा था कि कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है अगर वो 27 में मदद मांगे, तो अगर वो कोर्ट की असिस्टेंस मांगे तो, वरना कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली सिर्फ अगर आपने 34 में सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं हो गया है कि स्टे लग गया है। वेट फॉर दैट। कोई सेपरेट सूट जो है वो रिक्वायर नहीं है एनफोर्समेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो बस इसी तरह से आप जो है वो सारा बता देंगे कि हम 35 के अंडर उसको फाइनल मानते हैं, 21E के अंडर हम देख सकते हैं कि कैसे वो होगा, उसे फाइनल बाइंडिंग माना जाएगा, कब उसे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये सेम कहानी आपको लिखनी है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। जो हम बिगनिंग यूनिट 1 से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को ही आपको बच्चे जो है वो आंसर करना है। आगे आते हैं, वो कहते हैं कि क्या जूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, तो अब देखो, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है वो एक गुड लीगल फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केसेस में आर्बिट्रेटर की भी चीज़ें बताता है, पूल ऑफ आर्बिट्रेटर्स में से देता है सब कुछ। तो वही हम चीज़ें सारी इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या हाई कोर्ट का जो है आर्बिट्रल प्रोसेस के दौरान जो है वो रोल है। तो सेक्शन 11 में हमने कहा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं। पार्टीज खुद कर लें तो अच्छी बात है, पार्टीज फेल टू डू दैट तो हाई कोर्ट जो है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में अपॉइंट करके देता है। तो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कह रहे हैं हाई कोर्ट हैज़ जूरिसडिक्शन इन मैटर्स related to the appointment of arbitrators if the party fails to mutually agree on an arbitrator। तो जो है वो कोर्ट करता है। यही बात हमने पहले भी पढ़ी है। तो कोर्ट जो है उसको करता है। तो अगर पार्टीज कोई अग्री नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, या फिर जो है उनको एक क्लियर मैकेनिज्म नहीं पता अपॉइंटमेंट का, तो हाई कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर। तो हमने कहा हाई कोर्ट का जूरिसडिक्शन है इन दिस रिस्पेक्ट। वो सिर्फ प्रोसीजरली नहीं, इट्स अ जुडिशियल रिव्यू कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है वो फेयरली हो सके। तो यहाँ पर हाई कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर। कुछ जजमेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि ये पावर जुडिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इंटरिम मेजर्स जो है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की पावर है सेक्शन 9 में कि कोर्ट जो है वो इंटरिम मेजर्स जो है वो दे सकती है।
कब दे सकती है, कैसे डिस्प्यूट को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, इंटरिम रिलीफ इंजंक्शंस की तरह दे सकते हैं, हाई कोर्ट कम्स इन टू पिक्चर। तो ये बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसेस जो है ये होता है। बेटा ये बिफोर और ड्यूरिंग क्यों है कि अगर बीच में कभी ज़रूरत पड़ गई ऐसे किसी मेजर की, तो तब हाई कोर्ट कम्स इन टू पिक्चर, हाई कोर्ट ऐसा कुछ ग्रांट कर सकती है। तो इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि इंटरिम मेजर्स की एप्लीकेशन जो है वो लगाई जा सकती है ट्रिब्यूनल के आगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन को चैलेंज कर सकती है, अगर पर फिर भी वो प्रोसीड करते हैं तो आगे जाके उनके पास सेट असाइड करने वाला जो है वो पॉइंट होता है। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया कि हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है टू डिसाइड इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रिब्यूनल्स जुरिसडिक्शन व्हेन रेज्ड बाय द पार्टीज। बेटा अगर पार्टीज रेज कर देना कि भी क्या कहते हैं इनके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तो कोर्ट के पास पावर है, तो कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकती है। अब आगे आते हैं 34। यही बात हमने की थी ना कि वो बताता है कि कब जो है आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं तो खुश नहीं हूँ, बायसनेस हुआ है, जो है वो पार्शियल थे, तो आप सेट असाइड के लिए अवार्ड को जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो हाई कोर्ट क्या करेगी, सेट असाइड कर देगी कब, अगर उनको लग रहा है पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो है आर्बिट्रेटर पार्शियल था, तो इसमें हाई कोर्ट का रोल जो है वो क्वासी जुडिशियल है नेचर में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसकी और लैंडमार्क जजमेंट्स देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दिया है पब्लिक पॉलिसी वाले पॉइंट को। अब जो है इन्फोर्समेंट कैसे कराया जाएगा, 36 आपको बताते हैं कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड फाइनल हो गया है तो हाई कोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फोर्स करने में। तो जब अवार्ड जो है इन्फोर्सेबल किया जाएगा तो हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कब, अगर 34 में उसको चैलेंज किया गया है और उसकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर पेंडिंग है। बट आप इस बात को समझ लेना, उससे ऑटोमेटिक स्टे नहीं लग जाता कि ये तो अनइन्फोर्सिएबल हो गया। ये हम पिछले सेक्शन में जो है, पिछले क्वेश्चन में जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर कोई चैलेंज नहीं हुआ है तो अवार्ड जो है वो एनफोर्सिएबल होगा। सिमिलरली कैसे, जैसे जो है वो डिक्री ऑफ द कोर्ट होती है, ठीक है। तो और वहाँ पर हाई कोर्ट को इंटरवीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू आर फाइलिंग द एप्लीकेशन कि मेरे को तो सेट असाइड कराना है, देन हाई कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर। लैंडमार्क जजमेंट्स आप देख लेंगे, ठीक है, सेम है, डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट की तरह ही है। आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, पर मैंने आपको बता ही दिया था उन 3 केसेस में कर सकते हैं, सेक्शन 9, 17 एंड सेक्शन 34। और केसेस में नहीं कर सकते, तो लिमिटेड है, स्पेसिफिक इश्यूज पे जो है वो बच्चे अपील की जाती है। और बड़े सारे इसके केसेस हैं कि कब जो है वो जाएगी, अगर हाई कोर्ट परमिट कर देता है स्पेसिफाइड ग्राउंड से। तो अब आप देख पा रहे हैं कि वो आपको ये कह रहे हैं कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाई कोर्ट हर जगह इंटरफेयर करेगा, लिमिटेड पावर्स है, ठीक है। आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में मदद करता है, देख लो, ठीक है, इंटरिम मेजर्स देने में मदद करता है, जुरिसडिक्शन में जो है वो हेल्प करता है, पोस्ट आर्बिट्रेशन जो है वो सुपरवाइज करता है, सेटिंग असाइड में मदद करता है। तो दिस पैराग्राफ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जिससे आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, एंड दिस इज सफिशिएंट। तो आपसे यही तो पूछ रहा था, प्री एंड पोस्ट जो है वो क्या ही हाई कोर्ट का रोल है, ठीक है। अब आप आगे आ जाइए, वो आपको कहते हैं एक्सप्लेन द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड यू नो व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ एनफोर्समेंट। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर फिर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है ना, ये 1958 से जो है वो है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में भी एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इससे डील करता है, पार्ट 2 जो है वो हमने लिख दिया है, ठीक है। तो अब कैसे फॉरेन अवार्ड्स का जो है वो एनफोर्समेंट होगा, वी हैव सेक्शन 44 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो इससे डील करता है, दैट गवर्न्स द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स इन इंडिया अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन, राइट, ठीक है। पार्ट 2 वो है। फॉरेन अवार्ड कौन सा अवार्ड होता है जो कि एक अदर देन इंडिया किसी आर्बिट्रेशन से गवर्न है, नॉट इन ए फॉरेन कंट्री का लॉ बेटा जिस पे लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 47 बताता है फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराने के लिए पार्टी जो है कोर्ट में अप्लाई करती है अंडर सेक्शन 47। 46 तो जनरली उससे डील कर रहा है। तो आपको जो है क्या क्या एप्लीकेशन में लिखना है, ओरिजिनल अवार्ड होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रांसलेशन ऑफ द अवार्ड होना चाहिए, जो भी लैंग्वेज आपकी डिसाइड की गई है। अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 48, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद आगे आ जाइए, तो हियर कम्स इनटू पिक्चर 46, 47 एंड 48। किस ग्राउंड्स पे जो है वो रिफ्यूज़ल किया जा सकता है, इन्फोर्समेंट किया, रिफ्यूज़ किया जा सकता है इन्फोर्समेंट। तो आप देख लीजिए कि जब न्यूयॉर्क कन्वेंशन की जब ये चीज़ आई तो सर्टेन ग्राउंड्स जब रिफ्यूज़ किया जा सकता है, तो वो सेक्शन 48 भी उससे डील कर रहा है। इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टी, इनवैलिडिटी ऑफ द वैलिडेशन, यू नो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ये सेम वही चीज़ें हैं जो पार्ट 1 की थी, वही सेम चीज़ें कि कब डोमेस्टिक अवार्ड को जो है वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, सेम बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं।
तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। बस आप कुछ प्रॉपर नोटिस या फेयर हियरिंग नहीं हुआ तो तब बस आप पॉइंटर्स याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। अवार्ड दे दिया गया बिकॉज बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ सबमिशन, स्कोप ही नहीं था तब भी जो है वो अवार्ड ग्रांट कर दिया गया, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट है पब्लिक पॉलिसी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो तब भी कि वो इंडिया के लॉ को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स आप देख लीजिए, तो इसमें अगर आप नहीं भी लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेयरली ऐसे क्वेश्चंस बेटा जो है वो पेपर में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूयॉर्क, तो आप अगर हाँ आप फेलियर आपका है टू अडहर टू द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स तो भी जो है एनफोर्समेंट नहीं होगा। क्या कोर्ट का रोल है? एग्जीक्यूशन कराते हैं, अवार्ड का जुडिशियल रिव्यू देते हैं, हाई कोर्ट जो है वो अपनी इस पावर को यूज़ करता है। लैंडमार्क जजमेंट्स आप देख लीजिए, उन्होंने क्लैरिफाई किया, बाल्को वाली जजमेंट, भाटिया वाली जजमेंट ने, 100 पाइप्स ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी 48 में जो है वो सिर्फ दैट डज नॉट इंक्लूड वायलेशंस ऑफ इंडियन लॉ बट आल्सो इंक्लूड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो ये नहीं है कि वायलेशन सिर्फ इंडियन लॉ का हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का भी वायलेशन हो रहा है, तो भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद इस वाले केस को आप देख लीजिए। तो बस आप ना मतलब न्यूयॉर्क कन्वेंशन के लिए जो है वो पार्ट 2 के पर्टिकुलर सेक्शंस लिखेंगे, किस तरह से एनफोर्समेंट जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, नहीं हो सकता, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि आप कंपेयर कीजिए फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को न्यूयॉर्क में और जेनेवा में, कौन से में से जो दोनों जो है वो रेलिवेंट है। कुछ याद आया जब हमने पहले किया था तो हमने कहा था न्यूयॉर्क इज़ दी वन जिसको प्रेवेलेंट है, जेनेवा इतना प्रेवेलेंट नहीं है। और आज मैंने आपके लिए जो है इसकी टेबल भी बनाई है जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है 2 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, जिसमें से एक जो है वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, और दूसरी है जिनेवा कन्वेंशन, ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों ही कन्वेंशंस हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बोथ दीज कन्वेंशंस आर इम्पॉर्टेंट, तो आप इसे ध्यान में रख के चलेंगे। तो हम कह रहे हैं दोनों ही कन्वेंशंस जो है वो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स के बारे में ही बात करती हैं। हम इन्हें एक एक करके लेंगे। न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 में थी, वाइडली अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनल ट्रीटी की फॉर्म में। इंडिया ने रेटिफाई किया न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1960 में। कन्वेंशन जो है वो अप्लाई करती है आर्बिट्रल अवार्ड्स पे जहाँ पर पार्टीज जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं। की प्रोविजंस जो है इसके पार्ट 2 में है, 44 से 48 ये सब अभी हमने पढ़ा ही है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा ही है हमने। जिनेवा कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया 1927 में, ठीक है। इसका लिमिटेड स्कोप है, इंडिया इसकी सिग्नेटरी है बट बहुत ज़्यादा इसको जो है नहीं किया जाता, ज़्यादा ये फेवर में है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के, तो हम इसे ध्यान में रखेंगे। और जो है 53 सेक्शन जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का वो इसे डील करता है। सी नाउ कम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जो मैं आपके लिए चार्ट लेकर आई हूँ। न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 में आया, जेनेवा 1927 में आया, सिग्नेटरीज 170 प्लस है, यहाँ पर 50 प्लस है। स्कोप क्या है? कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों पे लगता है, यहाँ पर ये मेनली कमर्शियल पे लगता है, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि जेनेवा का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल लिमिटेड हैं, जुरिस्डिक्शनल कवर करते हैं, पब्लिक और पॉलिसी सिमिलर ग्राउंड्स हैं पर लेट एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है इसलिए, ठीक है। अवार्ड्स जो हैं ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है, तभी तो बेटा जिनेवा का जो है वो कम यूज़ किया जाता है। आगे आ जाओ। एनफोर्समेंट प्रोसीजर क्या है? सिंपलर है, बट यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। इंडिया की रेलिवेंस क्या है? बहुत हाईली रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इंडिया इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करता है, बट विद रिस्पेक्ट टू द जेनेवा कन्वेंशन नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप इसके जो है वो ध्यान में रख लेंगे कि फॉरेन अवार्ड न्यूयॉर्क या जिनेवा में किस तरह से होते हैं। तो न्यूयॉर्क में आर्टिकल 3 ऑफ द न्यूयॉर्क कन्वेंशन इसके बारे में बात करता है, पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो इससे डील करता है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। वेयर एज न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है ब्रॉड है, फ्लेक्सिबल है, मॉडर्न है, इंडिया ने जो है इसको वाइड लेवल पर जो है वो यूज़ किया है, बट व्हेन इट कम्स टू दी जिनेवा कन्वेंशन तो ये लेस कॉम्प्रिहेंसिव है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टिव है, तो ब्रॉडली हम जो है वो न्यूयॉर्क को जो है वो यूज़ करते हैं। बट अगर वो पूछें कि जिनेवा का कौन सा है तो सेक्शन 53 है,
जो इससे डील करता है। तो बस आप ये सारी बातें लिख देंगे। अगर आप वो चार्ट के पॉइंट्स लिख देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने लॉ सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत कम जेनेवा और न्यूयॉर्क पे क्वेश्चन देखा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आर्बिट्रेशन में पूछने के लिए बहुत कुछ होता है, फाइनलिटी सेट असाइड करना, इंटरिम मेजर्स वाले क्वेश्चन। तो फिर भी हम इसे डील करेंगे सिंस इट इज़ इन अर यूनिट। तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं रिफ्यूजल के, तो आप इन्हें पढ़ लेंगे। इनकैपेसिटी, वही सब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, कि कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वही सारी की सारी सेम बातें। तो ग्राउंड्स क्या हैं जेनेवा कन्वेंशन के, सिमिलर ही हैं पर थोड़े से रेस्ट्रिक्टिव हैं, क्योंकि इसका स्कोप भी बच्चे लिमिटेड है। तो क्या कहते हैं, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रेलेवेंस, ये सेम चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लेंगे। एवरीथिंग इज सेम, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। वेरी लिमिटेड स्कोप, लैंडमार्क जजमेंट वही सेम आ रहा है। देखो, भाटिया हो गया, बाल्को हो गया, ठीक है, एसएसएनएन वाला हो गया। तो कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इंडिया जो है वो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को बिल्कुल एनफोर्स करे, बट न्यूयॉर्क कन्वेंशन को देख के करे, ठीक है ना, और उनके प्रोविजंस को देख के करे। जेनेवा कन्वेंशन का रेलेवेंस अभी हमने जाना ना कि थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड है, और क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क का वाइड स्प्रेड है। लैंडमार्क जजमेंट आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने रेणु सागर के जजमेंट में ये कहा कि जेनेवा कन्वेंशन जो है वो सुपरसीडेड है बाय न्यूयॉर्क कन्वेंशन इन इंडिया, और लिटिल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। तो आप एक एक जजमेंट चाहें तो पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है, और कंक्लूड आप कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन दोनों ही जो है वो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को एनफोर्समेंट की बात करते हैं। एक 46 सेक्शन है, एक सेक्शन 53 है, और कुछ इनके रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स भी हैं, सेम ही हैं, बट जेनेवा के मोर रिस्ट्रिक्टिव हैं। तो ये सारी बातें आप जो है लिख देंगे, और आप उनको बता देंगे कि इसका नेगेटिव स्कोप है, किसका रिस्ट्रिक्टिव स्कोप है, किसका स्कोप ज़्यादा है। तो आई मेड दिस टेबल स्पेसिफिकली फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे कि आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सा कब आया है, कब 1927 में आया है, कितनी सिग्नेटरीज हैं, 170 प्लस है, 50 है, किसका स्कोप लिमिटेड है। तो ये टेबल्स आपके आंसर्स में डालने का मतलब ये होता है कि आप आंसर में टेबल यूज़ ना करें, बट आप इन पॉइंटर्स को यूज़ करें कि सी आई एम टेलिंग यू दी डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज कन्वेंशंस, क्यों हम जो है वो न्यूयॉर्क को ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें आप बताएंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एज़ यूजुअल जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बेटा कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। केस लॉज मैं इसमें सारे दे ही देती हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कोई आपका जुडिशरी का मेंस का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको जो है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस करना है या इस तरह से कुछ करना है। यहाँ पे तो आपके कॉलेज का क्वेश्चन आएगा, आपको सेक्शन नंबर लिखना है, लैंडमार्क जजमेंट लिखनी है, और आंसर इज़ कंप्लीट, वेरी इजी। तो आई होप ऐसी वीडियोस आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। टेक केयर एवरीवन।